हेलो, नमस्ते। क्या आप भी हो जाते हैं डिफेंस मैकेनिज़्म में कन्फ्यूज़? अब कभी नहीं होंगे। चलिए एक कहानी की तरह हम इसे समझ लेते हैं, फटाफट। क्या है ये डिफेंस मैकेनिज़्म? तो व्यक्तित्व की रक्षा युक्तियाँ हैं ये। एक व्यक्ति अपने आप को समायोजित करने के लिए, अपने व्यक्तित्व को समायोजित रखने के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए, हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मस्तिष्क है, कुछ प्रणालियों को अपनाता है जिसे हम कहते हैं डिफेंस मैकेनिज़्म्स। चलिए हम देखते हैं इसे प्रश्नों के माध्यम से। विविध प्रकार की हैं ये डिफेंस मैकेनिज्म, कौन कौन सी? एक व्यक्ति को उसके बॉस ने डांटा, लेकिन वह बॉस को कुछ नहीं कह पाया, पर घर आकर उसने अपनी भड़ास अपनी पत्नी और बच्चे पर निकाल दी। एक कर्मचारी को अपने वरिष्ठ अधिकारी से डांट पड़ती है, परंतु वह प्रतिवाद नहीं कर पाता और घर लौटकर अपनी पत्नी पर गुस्सा उतार देता है। तो ये कौन सा रक्षा तंत्र है, यानी कि कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म है ये? तो जिसमें ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म, ऐसी रक्षा प्रणालियाँ जिसमें कि व्यक्ति अपना गुस्सा, कहीं का गुस्सा कहीं निकालता है। एक हिंदी में कहावत है, सौती की रीस कसौती पर, यानी कहीं का गुस्सा कहीं पर। तो इसे हम जानते हैं मनोविज्ञान में ट्रांसफ़र ऑफ एग्रेशन के नाम से, और इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन। यहाँ पे कहीं का गुस्सा कहीं निकल रहा है। अब बड़ा भाई कहीं अपने दोस्तों से पिट पिटा कर आया है और छोटे भाई को पकड़ के पीट देता है। पति जो है ऑफिस में फ्रस्ट्रेट होकर के आया है और सारा गुस्सा अपनी पत्नी पर निकाल देता है। तो इसे हम कहते हैं विस्थापन, यानी ट्रांसफ़र ऑफ एग्रेशन। ये ट्रांसफ़र ऑफ एग्रेशन कोई ज़रूरी नहीं कि दूसरे पे ही होता है। कभी कभी ये ट्रांसफ़र ऑफ एग्रेशन यानी गुस्से का स्थानांतरण, विस्थापन व्यक्ति के खुद के अंदर भी हो जाता है, और तभी व्यक्ति सुसाइड जैसे गंभीर अपराध कर बैठता है, क्योंकि वो अपना गुस्सा बाहर नहीं निकाल पाता और अंदर अंदर दबाए हुए वो ऐसे घातक कदम उठा लेता है। चलिए हम देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगर आपको ये प्रश्नावली अच्छी लगे और आप इसे ना भूलें तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। देखते हैं हम अगला प्रश्न। एक विद्यार्थी जो परीक्षा में फेल हो गया, वह यह कहने के बजाय कि उसने पढ़ाई नहीं की, वह कहता है कि शिक्षक ने जानबूझकर प्रश्न बहुत ही कठिन बनाए थे जो सिलेबस से बाहर के थे। अपनी असफलताओं, गलतियों के लिए दूसरों को दोषी ठहराना, अपनी दमित इच्छाओं को दूसरों पर मढ़ना क्या कहलाता है? तो जब हम अपनी कमियों को दूसरों के ऊपर मढ़ते हैं तो वो कहलाता है प्रोजेक्शन, यानी कि प्रक्षेपण। जब हम अपनी गलतियों का ठीकरा दूसरों के सर पे फोड़ देते हैं तो वो कहलाता है प्रोजेक्शन, यानी कि प्रक्षेपण। अब हम किसी काम में असफल हो गए और हमने उसका ठीकरा फोड़ दिया दूसरे पे कि ये मुझसे नहीं हुआ है, इनकी वजह से हुआ है। मैंने तो पढ़ाई की थी पर प्रश्न ऐसे आ गए जो सिलेबस से बाहर थे। तो इसे हम कहते हैं प्रोजेक्शन। जहाँ प्रोजेक्शन एक ऐसी डिफेंस मैकेनिज्म है जहाँ हम अपनी असफलताओं और गलतियों को दूसरों को दोषी ठहरा देते हैं। चलिए देखते हैं हम अगला डिफेंस मैकेनिज्म। एक व्यक्ति का इंटरव्यू में चयन नहीं हुआ, तो उसने कहा, वैसे भी मुझे इस कंपनी में काम नहीं करना था, यहाँ का वातावरण बिल्कुल अच्छा नहीं था, यानी कि अंगूर खट्टे हैं टाइप। जब मुझे मिला नहीं तो वो चीज़ बेकार थी। तो असफलता को स्वीकार करने की बजाय उसके लिए झूठे और तार्किक बहाने बनाना क्या कहलाता है? जिस चीज़ को हम हासिल नहीं कर पाते फिर हम बहाना बनाते हैं कि वो तो ख़राब थी, उसी में खोट था, हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। तो ऐसी चीज़ें जब हम जिसको चाहते तो हैं लेकिन ना पाने की स्थिति में हम कुछ ऐसा तर्क देते हैं कि जो हमारा मन होता है, जो हमारा हृदय, हमारा दिमाग होता है, उसको एक्सेप्ट करता है कि कमी मेरे अंदर नहीं है, छोड़ो, जाने दो और आगे बढ़ो, हमें ये चाहिए ही नहीं। तो अंगूर खट्टे हैं वाली कहावत आपने सुनी होगी कि लोमड़ी को जब अंगूर नहीं मिले तो उसने कहा अंगूर खट्टे हैं। तो जब ऐसा कुछ होगा तब हम इस प्रक्रिया को कहते हैं रेशनलाइजेशन, युक्तिकरण। जब हम झूठे तर्क देते हैं, अपने असफलताओं को छुपाने के लिए झूठे मूठे बहाने देते हैं, तो वो कहलाता है युक्तिकरण। इसे युक्तिकरण को याद रखिएगा, अंगूर खट्टे हैं से। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति जो वास्तव में किसी को पसंद नहीं करता लेकिन सामाजिक मर्यादा के कारण वह उसके प्रति बहुत अधिक स्नेह और दिखावटी व्यवहार करता है। ध्यान देंगे, उसे पसंद नहीं करता है लेकिन सिर्फ दिखावे के कारण वो दिखाता है कि हाँ वो उसको कितना अधिक पसंद करता है। तो जब व्यक्ति अपनी वास्तविक भावनाओं के विपरीत बिल्कुल उल्टा व्यवहार करता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन, यानी कि
प्रतिक्रिया निर्माण। जैसे जिस व्यक्ति के बच्चे नहीं होते हैं वो अक्सर ये दिखाने की कोशिश करता है कि उसे, जिनको बच्चे पसंद नहीं होते हैं, वो दिखाता है कि मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। तो ऐसा व्यवहार जिसमें व्यक्ति उस व्यवहार को पसंद नहीं करता है लेकिन रियल में उस व्यवहार को करता है अपने उस भावना को छुपाने के लिए, तो वो कहलाता है प्रतिक्रिया निर्माण, रिएक्शन फॉर्मेशन। यानी जिस चीज़ से हमें नफरत है हम वही कार्य दिखावे के लिए कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। किसी दर्दनाक घटना, दुर्घटना या अपमानजनक घटना को अचेतन मन में धकेल देना ताकि वह याद न रहे। ध्यान देंगे, कोई ऐसी घटना हुई है, दुर्घटना हुई हो या अपमान हुआ है जिसे हमने अपने अचेतन मन में धकेल दिया है, दबा दिया है कि हमें याद ना आए, भूल जाएं हम। कष्टकारी अनुभवों, इच्छाओं को जानबूझकर भुला देने या भूल जाने, अचेतन मन में दबा देने को क्या कहा जाता है? तो हम जिसे दबा देते हैं उसे हम कहते हैं, ये हमारी डिफेंस मैकेनिज़्म जो है वो कहलाती है दमन या फिर रिप्रेशन। प्रेमी या प्रेमिका एक दूसरे से जब बिछड़ते हैं तो प्रेमी शराब का सहारा लेता है, किस चीज़ के लिए? भूल जाने के लिए। ये भी एक डिफेंस मैकेनिज़्म है। वो चाहता है कि जो भी उसकी अतीत की स्मृतियां हैं वो उसे भूल जाए, तो उन भावनाओं को दबा देना हृदय में कि वो उसको कष्ट ना देने पाए, तो वो कहलाता है दमन यानी कि रिप्रेशन। आगे बढ़ते हैं हम। एक 10 साल का बच्चा जिसका छोटा भाई पैदा हुआ, अचानक छोटे बच्चों की तरह बोलने लगता है, यानी बड़े भैया भी छोटे भैया की तरह नकल करने लगे, बोलने लगे, या फिर बिस्तर गीला करने लगता है ताकि उसे भी माता पिता का ध्यान मिले, सीकिंग फॉर द अटेंशन। यानी कि अब वो चाहता है, चूँकि छोटा भाई आ गया है, सारा माता पिता का ध्यान छोटे भाई पे फोकस हो गया है, अब उसको उतना अटेंशन मिल नहीं रहा है, ये चाहता है कि हमें भी अटेंशन मिले, तो वो ये वही काम करता है जो इसका छोटा भाई कर रहा है। तो तनावपूर्ण स्थिति में व्यक्ति का अपने विकास के पिछले चरणों जैसे कि बचपन में लौट जाना, उसके जैसा व्यवहार करना क्या कहलाता है? तो व्यक्ति जब पीछे लौट करके अपना बचपने वाला व्यवहार करने लगता है तो उसे हम कहते हैं रिग्रेशन यानी कि प्रतीप गमन। याद रखेंगे, प्रतीप गमन यानी पीछे अपने बैक में लौट जाना, और सिर्फ किस लिए? माता पिता का ध्यान खींचने के लिए। हम अक्सर देखेंगे जैसे जैसे व्यक्ति बुजुर्ग होता जाता है वो वैसी ही क्रियाएं करता है जैसे बचपन में किया जाता था, तो ये व्यवहार जो है वो कहलाता है प्रतिगमन। आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्नावली अच्छी है तो लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा और चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। एक 10 साल का बच्चा, इस प्रश्न को हमने ले लिया है, हम आगे बढ़ते हैं। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति जिसे बहुत गुस्सा आता है, वह उस गुस्से को बॉक्सिंग खेल में बदल देता है जिससे उसे समाज में प्रशंसा मिलती है। यानी कि बहुत गुस्सैल व्यक्ति है लेकिन गुस्सा निकाले कहाँ? तो एक नेगेटिव चीज़ को वो एक पॉजिटिव चीज़ की तरफ डाइवर्ट करता है, यानी खेल की तरफ। भाई बॉक्सिंग में आक्रामकता तो होती ही है, मारो, तो वहाँ वो अपने एग्रेशन को ट्रांसफ़र कर लेता है। तो यहाँ पे हम इसे क्या कहेंगे? अवांछनीय सामाजिक इच्छाओं को समाज द्वारा मान्य कार्यों में परिवर्तित कर लेना क्या कहलाता है? तो गुस्सा तो समाज द्वारा मान्य नहीं है, लेकिन खेल यानी एक नेगेटिव नकारात्मक चीज़ को एक पॉजिटिव चीज़ की तरफ धकेलना, जिसे समाज मान्यता देता है, समाज स्वीकार करता है, सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर जो होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ये विस्थापन नहीं कहलाएगा, बल्कि इसे हम कहते हैं सब्लिमेशन यानी कि उदात्तीकरण। ये प्रक्रिया कहलाती है सब्लिमेशन यानी कि उदात्तीकरण। हम ध्यान देंगे, विस्थापन और उदात्तीकरण में बहुत अंतर है। जो डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन जो होता है, इसमें गुस्सा एक से दूसरे पे ट्रांसफ़र हो जाता है, नेगेटिव चीज़ में कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं आती है। लेकिन उदात्तीकरण यानी कि सब्लिमेशन में व्यक्ति एक नकारात्मक भाव को एक पॉजिटिव भाव की तरफ ले जाता है। तो उदात्तीकरण वास्तव में एक पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज़्म है। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। एक छात्र पढ़ाई में तो कमज़ोर है पर वह अपनी इस कमी को खेल कूद जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल में बहुत अच्छा प्रदर्शन करके पूरा करता है ताकि उसका आत्मविश्वास बना रहे। यानी कि अब देखिए पिछले प्रश्न जैसा ही है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे उदात्तीकरण या सब्लिमेशन नहीं है, क्योंकि वहाँ एक नेगेटिव चीज़ थी, व्यक्ति का गुस्सा, उसने उसे एक पॉजिटिव चीज़ की ओर ढकेला यानी कि खेल की तरफ। अब यहाँ पे व्यक्ति जो है वो पढ़ने में कमज़ोर है। अब व्यक्ति के अंदर कोई इसे बुराई नहीं कहेंगे, ये व्यक्ति का एक कमज़ोरी है, पढ़ाई में कमज़ोर है, तो ये
सामाजिक रूप से अस्वीकार्य कोई व्यवहार नहीं है, जैसे कि उसका गुस्सा था। गुस्सा एक नेगेटिव चीज़ है, लेकिन कोई बच्चा अगर पढ़ाई में कमज़ोर है तो ये समाज के लिए कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है। अब तो ये बच्चे की कमज़ोरी है। तो अगर वो किसी एक चीज़ में कमज़ोर है और किसी दूसरे चीज़ में बहुत अच्छा करके उस चीज़ को कंपनसेट करता है, तो इसे हम कहते हैं क्षतिपूर्ति। यानी किसी एक क्षेत्र की कमी को दूसरे किसी क्षेत्र में अत्यधिक सफलता प्राप्त करके छिपा देना, कंपनसेशन हो गया, क्षतिपूर्ति हो गई। तो एक चीज़, एक जगह की कमी दूसरे जगह बहुत अच्छा करके उसे बराबर कर दिया गया, तो ये कहलाता है कंपनसेशन यानी कि क्षतिपूर्ति। याद रखिएगा, उदात्तीकरण यानी कि सब्लिमेशन और कंपनसेशन में बहुत फ़र्क है। कंपनसेशन में व्यक्ति अपनी एक कमी को किसी और क्षेत्र में अच्छा करके बराबर करता है, ढांकता है। और जब हम सब्लिमेशन की बात कर रहे थे, उदात्तीकरण की, तो वहाँ पे वो सामाजिक रूप से एक अस्वीकार्य चीज़ थी, उनका गुस्सैल होना जो समाज के लिए घातक था। इस बच्चे का पढ़ाई में कमज़ोर होना समाज के लिए कहीं से घातक नहीं है। इस चीज़ को हम ध्यान देंगे, इन कीवर्ड्स को, इन तथ्यों को। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्नावली अगर अच्छी लग रही है, कहानी की तरह रोचक लग रहा हो, तो प्लीज़ अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा और मेरे अन्य वीडियोज़ को भी देखिएगा। धीरे धीरे इनकी संख्या वीडियोज़ की बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी मैं नई हूँ। एक छोटा बच्चा अपने पिता या किसी फिल्म स्टार के कपड़े पहनकर या उसके जैसी नकल करके खुद को उसके जैसा महसूस करता है, ताकि उसे शक्तिशाली या प्रशंसित महसूस हो। यानी अपने आप को जोड़ता है किसी और प्रभावशाली व्यक्ति से और दिखा सके कि मैं भी बहुत अधिक प्रभावशाली हूँ। तो जब आप किसी महान व्यक्ति या सफल पात्र के साथ जोड़कर अपनी हीन भावना को दूर करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं हम? तो इसे हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन या फिर तादात्मीकरण। अब जैसे कोई व्यक्ति कहता है मेरे चाचा डीएम हैं, अब डीएम के साथ अपने आप को जोड़ करके अपने आप को सुपीरियर दिखा रहा है, तो इसे कहते हैं तादात्मीकरण यानी कि आइडेंटिफिकेशन। याद रखेंगे हम इसे। वास्तविक जीवन में असफल होने पर या दुख होने पर व्यक्ति अपनी कल्पना की दुनिया में खो जाता है। अक्सर हम लोग डे ड्रीमिंग करने लगते हैं, दुनिया से कोई लेना देना नहीं, अपने आप में खोए खोए रहना, जहाँ वह खुद को राजा और बहुत सफल व्यक्ति के रूप में देखता है। व्यक्ति वास्तविकताओं से दूर हटकर अपनी कल्पनाओं की एक सुखद दुनिया में रहने लगता है, ताकि वह तनाव से बच सके। इसे क्या कहते हैं? तो कल्पनाओं में खोए रहना, मीठी मीठे सपने सजाना, जबकि हकीकत कुछ और है, तो ये कहलाती है डे ड्रीमिंग। दिन में ही हम क्या करने लगते हैं? ख्वाब देखने लगते हैं। एक ऐसा ख्वाब जिसमें हम हीरो हैं, हीरोइन हैं, हमारे साथ खूब बढ़िया बढ़िया सा हो रहा है और सब कुछ अच्छा हो रहा है, और हम डे ड्रीमिंग करके अपने आप को एकदम सुकून दिए हुए हैं कि कोई कठिनाई नहीं है। जबकि ये एक पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज़्म नहीं है, क्योंकि इसमें समस्या का कोई समाधान नहीं होता है। सपनों में खोए रहने से समस्या का समाधान नहीं होता है। तो डे ड्रीमिंग जो है एक सकारात्मक डिफेंस मैकेनिज़्म नहीं है। कुछ पल के लिए व्यक्ति को सुकून तो देता है, परंतु इससे समस्या का समाधान नहीं होता है। आइए देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगर आप मुझे देख रहे हैं फेसबुक पर, तो प्लीज़ मेरे पेज संघर्ष से सफलता के शिखर तक को लाइक करें, फॉलो करें और इसके पोस्ट पे नियमित बने रहें। और यदि आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो मेरे चैनल शिक्षक संघर्ष विथ पलश्री को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।